हेलो एवरीवन, वेलकम टू गरिमा सेठीज क्लासेस। आज हम आए हैं आपके लिए लेके 11th क्लास का सिलेबस, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड का। अब आप सबका रिजल्ट आ चुका है आईसीएसई बोर्ड वालों का। होप कि आप सबने अच्छा किया होगा और अपनी एग्ज़ाम्स के रिजल्ट के हिसाब से आपने अपनी स्ट्रीम्स ले ली होंगी। अब देखो, +1 जब हम शुरू करते हैं बेटा, +1 में क्या है कि बेसिक आप 9th से पढ़ते आ रहे हो। अब उन बेसिक में थोड़ा सा ऐड होना है, एडिशंस होने शुरू हो जाएंगे। अब जो सिलेबस आपने 9th में किया है, हो सकता है आपको वही टॉपिक्स आपको यहीं मिलेंगे, लेकिन अब उन टॉपिक्स में बहुत कुछ मॉडिफाइड होगा। ठीक है, चलो हम शुरू करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड। ये चैप्टर आईआईटी, नीट या फिर हमारे पास एम्स वालों के लिए नहीं है। वो जब ये मतलब उस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके स्कूलिंग के हिसाब से आपको ये चैप्टर आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें बेसिक है। आप फिजिक्स के बारे में जानते हो, फिजिक्स क्या होती है, क्या स्कोप है फिजिक्स के, आगे किस तरीके से हमारी फिजिक्स काम करती है। ठीक है, तो अभी आप अगर देख रहे हो स्क्रीन पे, तो मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है, ये आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि ये क्या है। ये है बेटा ग्रीक लैंग्वेज। ठीक है, ग्रीक लैंग्वेज में जब हम 15th सेंचुरी की अगर हम बात करें, तो 15th सेंचुरी में हम ये वर्ड यूज करते थे। इस वर्ड का मीनिंग होता है फिजिक्स, मतलब फिजिक्स को इस तरीके से लिखा जाता था। फिजिक्स अब क्या होता है, देखो सबसे बेसिक क्वेश्चन है नॉर्मली, व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स है क्या? फिजिक्स एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जो डील करती है, डील्स विद ऑल नेचुरल फिनोमिनास। जितने भी फिनोमिनास नेचुरली होते हैं उनमें डील करती है। ठीक है, जैसे कि हमारा रेनबो बनना है, साउंड है, लाइट है, फैन रोटेशन है, मोशन है, चार्जेस का फ्लो है, करंट है, इन सब के बारे में हमारी फिजिक्स डील करती है। अब हमारी आईज ब्लिंक क्यों करती हैं, आईज में जो हम देख पाते हैं, हमारी जो ये इतनी सुंदर हमारा वर्ल्ड है, हम इसमें अलग अलग कलर्स देख पाते हैं, वो भी हमारा फिजिक्स में आता है। ठीक है, तो जितने भी हमारे नेचुरल फिनोमिनाज हैं वो हमारा डील कौन करता है? फिजिक्स डील करती है। मतलब आपको उनके बारे में अगर पढ़ना है तो आपको फिजिक्स में पढ़ना पड़ेगा। क्लियर? जितने भी बेसिक लॉ हैं नेचर के, जो हमारे बेसिक लॉ हैं नेचर के, वो हमारा कौन डील करता है? फिजिक्स डील करती है। क्लियर? अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज फिजिक्स, तो फिजिक्स क्या है? दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद नेचुरल फिनोमिनास। ठीक है, वो लॉ होते हैं बेसिक लॉ ऑफ नेचर, मतलब वो लॉज जो फिजिकल वर्ल्ड को या नेचर को डिफाइन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। लॉज दैट एक्सप्लेन फिजिकल वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड या फिर कह सकते हो नेचर को जो एक्सप्लेन करते हैं। देखो, वैसे तो नेचर में जो होता है आप कोई भी उसको पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ठीक है, नेचर अपने आप में ही क्या है? पूर्ण है, आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी नेचर में जो फिनोमिनाज होते हैं, हमारे साइंटिस्ट कोशिश करते हैं कि हम उसको एक्सप्लेन कर सकें। ठीक है, तो वो जो लॉज दिए हैं वो फिजिक्स के अंदर दिए हैं। इसी तरीके से अगर आप बात करो तो किंग ऑफ साइंस कहा जाता है फिजिक्स को। ठीक है, और क्वीन होती है हमारी मैथमेटिक्स। ये चीज आपको पता है कि मैथ्स और फिजिक्स का आपस में रिलेशन है। ठीक है, एक दूसरे से कनेक्टेड है मैथ्स और फिजिक्स। तो किंग ऑफ साइंस इज फिजिक्स, क्योंकि सबसे पुरानी है। देखो, जब से नेचर बनी, यूनिवर्स बना है, तब से फिजिक्स के लॉज आ रहे हैं हमारे पास। स्पेस में कुछ भी होता है तो फिजिक्स वाले आगे होते हैं। कहीं भी अगर अर्थ पे कोई भी चीज होती है तो फिर फिजिक्स लगती है वहां पे। आपको किसी प्लेनेट पे जाना है, वहां पे कोई आपको रॉकेट लॉन्च करना है या कुछ और करना है, तो वहां भी फिजिक्स आती है। तो दैट्स व्हाई फिजिक्स इज नोन एज किंग ऑफ साइंस। उसके बाद देखो, बेसिक प्रिंसिपल आते हैं फिजिक्स के। 2 बेसिक प्रिंसिपल हैं इसके, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स।
दो प्रिंसिपल कौन से हैं जिन पे फिजिक्स बेसिकली हमारी बेस्ड है, दैट इज यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म। ठीक है, यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म। यूनिफिकेशन क्या होती है बेटा, जब हम सारे फिनोमिनास को एक्सप्लेन कर सकें एक सिंगल लॉ से। ठीक है, जो भी हमारे पास फिनोमिना है हम कोशिश करते हैं कि उन फिनोमिनास को हम एक्सप्लेन कर सकें, एक्सप्लेन्ड विद अ सिंगल लॉ। ठीक है, हमारे साइंटिस्ट देखो, वैसे तो आप लोगों को लगता होगा कि फिजिक्स बहुत मुश्किल है, इतने सारे लॉज हैं, और आपको अगर मैं बताऊं तो आप +1 2 में लगभग आप 100 से ज्यादा लॉज पढ़ लोगे। ठीक है, लेकिन हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो कोशिश करते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा जो हमारे पास फिनोमिनाज हैं उनको एक लॉ से हम उसको फॉलो कर सकें, उसको एक्सप्लेन कर सकें। जैसे फॉर एग्जांपल ले लो, नॉर्मली कोई भी चीज फॉल करती है, मान लो एप्पल ही फॉल करता है, अगर कोई भी लीफ फॉल करता है, एप्पल फॉल करता है, कोई भी फ्रूट है पेड़ से गिर रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो मून है वो रोटेट करता है अर्थ के चारों तरफ, या कोई और प्लेनेट है जो दूसरे प्लेनेट की तरफ चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, फैन रोटेशन हो रही है। ठीक है, ये सारी चीजें क्या हो रही हैं, देखो अब एप्पल का अपना वो है, ठीक है, एप्पल का अपना साइज है, मून का अपना साइज है, फैन का अपना साइज है, तीनों की पोजीशन अलग अलग है, लेकिन फिर भी हम इनको जो अगर एक्सप्लेनेशन इनकी करनी हो तो हम किससे कर सकते हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स से हम इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये जो मोशन कर रहे हैं, ये जो इनकी मूवमेंट हो रही है वो किस वजह से हो रही है। ठीक, उसके बाद देखो लेंज लॉ है, आप लोगों ने पढ़ा है मैग्नेटिज्म के अंदर, लास्ट क्लास में, पिछली क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है, लेंज लॉ पढ़ा है, मैग्नेटिज्म में आता है। मैग्नेटिज्म एक अलग ब्रांच है साइंस की। नेक्स्ट आपने प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री पढ़ा होगा, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री है। ठीक है, ये भी पढ़ा है आप लोगों ने। किरचॉफ सेकंड लॉ है, किरचॉफ लॉ है सेकंड लॉ, तो ये इलेक्ट्रिसिटी में आता है आपका। ये आप लोगों ने तीनों देखो, तीनों अलग अलग ब्रांचेस हैं फिजिक्स की, लेकिन अगर आपको इन तीनों फिनोमिनास को एक्सप्लेन करना है तो वो किससे होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। और भी बहुत सारे ऐसे फिनोमिनास हैं जहां पे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक ही सिंगल लॉ अगर आपको पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो आप बहुत सारे फिनोमिनास को डील कर सकते हो। आपने नाम सुना होगा स्टीफन हॉकिंस का, स्टीफन हॉकिंस का, जो ये ग्रेट एंड लेट साइंटिस्ट हैं, बहुत ग्रेट साइंटिस्ट थे ये, बट अब एक्सपायर हो चुके हैं। तो ये इन्होंने एक बुक लिखी थी, इनकी बुक का नाम था द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। उसमें बच्चों इन्होंने कोशिश की थी कि जितने भी हमारे फिनोमिनाज है ना, हम उसको एक यूनिक लॉ से उसको एक्सप्लेन कर सके। बहुत करीब थे ये अपनी डिस्कवरी के। इन्होंने कहा कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है, ये हम आगे पढ़ेंगे, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये हम क्या है, ये लॉ जो है वो ओवरऑल सारे फिनोमिनास को डील करता है। ठीक है, इसको हम आगे जब थर्मोडायनेमिक्स करेंगे ना, तब हम इसके दोनों लॉज पढ़ेंगे। फर्स्ट लॉ तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अंडर ही आ जाता है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है उसको इन्होंने कहा कि वो एक यूनिक लॉ है जो सारी फिनोमिनास को डील करता है। उसके बाद मैक्सवेल ने 4 इक्वेशंस दी थी। उनकी इन 4 इक्वेशंस ने देखो क्या किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मैग्नेटिज्म, इसमें हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आ गया, और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इन 4 इक्वेशंस से उन्होंने इन चारों ब्रांचेस को कह लो, इन चारों टॉपिक्स को कह लो, उसको एक्सप्लेन किया।
ठीक है, पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इक्वेशन लग गई उसे। अगर आपको ये 4 इक्वेशंस आ गई, समझ में आ गई, तो आप इन चारों के फिनोमिनास को समझ सकते हो। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, ये जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनका क्या मोटिव रहता है कि एक यूनिक लॉ लें जिससे सारे फिनोमिनास को वो एक्सप्लेन कर सके। ये हमारा यूनिफिकेशन होती है। उसके बाद रिडक्शनिज्म है। रिडक्शनिज्म क्या होता है कि देखो, रिडक्शन मतलब रिड्यूस करना। अब बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ के और फिर उसको एक्सप्लेन करो, वो हमारी रिडक्शनिज्म होता है। क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को रिजॉल्व इन स्मॉल पार्ट्स, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ के उसको और फिर सॉल्व करो, वो हमारी रिडक्शनिज्म होता है। फिजिक्स कहती है कि आप जरूरी नहीं है कि आपको पूरा क्वेश्चन एक ही बार में सॉल्व करना है। आपको क्या करना है, आपको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ के और फिर उसको सॉल्व करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, इतनी छूट देती है फिजिक्स आपको, तो इसलिए फिजिक्स से डरना नहीं है। काफी बच्चे डर जाते हैं फिजिक्स का नाम सुन के, बट आपको डरना नहीं है, आपको समझना है। जितना आप फिजिक्स को समझोगे बच्चों, उतना ही आपके लिए वो आसान होती जाएगी। नई पूरी फिजिक्स को तो देखो आज तक साइंटिस्ट भी नहीं समझ पाए, क्योंकि नेचर से जुड़ी हुई है, और नेचर में क्या है, हर दिन बदलाव होते हैं। वो कहते हैं ना कि बदलाव प्रकृति का नियम है। ठीक है, तो इसीलिए वहां पे चेंजेस आते रहते हैं, तो कुछ चीजों को समझना मुश्किल हो जाता है। पर जितना समझ के करोगे उतना ही आपको मजा आएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज स्कोप ऑफ फिजिक्स। स्कोप ऑफ फिजिक्स का मतलब ये नहीं है कि फिजिक्स में कितना स्कोप है, आप अगर लोगे तो आपको कितना स्कोप मिलेगा, क्या स्कोप है आगे। स्कोप का यहाँ पे मतलब है सिलेबस, कि सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारी फिजिक्स में क्या क्या है। ठीक है, मेरी स्पेलिंग्स पे मत जाना, स्पेलिंग मिस्टेक्स मेरी मिलेंगी, बस जो मैं आपको बात कहना चाह रही हूँ उस बात को समझो। अब ये स्पेलिंग मिस्टेक्स जो हैं साइंस में इतनी मैटर नहीं करती, सिर्फ नेमिंग मैटर करती है। बस आपको ये कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो अब स्कोप ऑफ फिजिक्स में दो के बेस पे 2 तरह की फिजिक्स आती है बच्चों। एक होती है मैक्रोस्कोपिक और दूसरा पार्ट है इसका माइक्रोस्कोपिक। आपको नाम से देखो क्लियर हो रहा है, मैक्रो का मतलब क्या होता है, लार्ज, और माइक्रो का मतलब क्या होता है, स्मॉल। यानी कि मैक्रोस्कोपिक ऐसा पार्ट फिजिक्स का जो लार्ज ऑब्जेक्ट्स के साथ डील करता है, और माइक्रोस्कोपिक पार्ट जो कि स्मॉल चीजों के साथ डील करता है, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के साथ डील करता है। मैक्रोस्कोपिक यानी बड़े लेवल पे। अभी तक आपने क्या पढ़ा होगा कि एक कार मूव कर रही है, एक ऑब्जेक्ट है वो ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है, आपने उसके अंदर के पार्टिकल्स के बारे में नहीं पढ़ा। आप अभी तक क्या कर रहे हो, माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स पढ़ रहे हो। माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स बहुत पुरानी है, इसलिए इसको एक दूसरा नाम है इसका क्लासिकल फिजिक्स। ठीक है, क्लासिकल आप अगर नॉर्मल देखो, पुराने गानों को हम क्लासिकल सॉन्ग्स बोलते हैं। अगर आपको पुराने गाने सुनने तो आपको क्या टाइप करना पड़ेगा, क्लासिकल सॉन्ग्स। जो हमारे पुराने डांस फॉर्म्स हैं, भरतनाट्यम है या दूसरे हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, क्लासिकल डांस। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारी जो मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स का पार्ट है वो बहुत थोड़ा सा पुराना है, मतलब शुरू से लगभग चलता आया है, तो इसलिए उसको हम क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं। और माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स हमारा थोड़ा सा, इसमें स्मॉल पार्ट्स हैं, काफी सारी डिस्कवरीज हुई छोटे छोटे पार्टिकल्स की, उसके बाद ये माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स में मतलब इसकी चेंजेस आए, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स। आप लोगों ने काफियों ने नाम भी सुना होगा, क्वांटम फिजिक्स एक ब्रांच है साइंस की, क्लासिकल फिजिक्स ब्रांच है। क्वांटम फिजिक्स को हम मॉडर्न फिजिक्स भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी मॉडर्न डिस्कवरीज भी हैं। ठीक, तो अब इसमें देखो क्या है, क्लासिकल फिजिक्स की अगर मैं बात करूं, क्लासिकल फिजिक्स के अंदर बहुत सारी ब्रांचेस हैं। आप इसके अंदर जो पढ़ोगे वो है मैकेनिज्म पढ़ोगे, मैकेनिक्स पढ़ोगे, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे,
उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो गया, ऑप्टिक्स हो गई। ठीक है, जो ये मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स है ये आपका है 11th का सिलेबस, इसमें आप ये दोनों चीजें पढ़ोगे, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स के बारे में आप पढ़ोगे 12th में। क्वांटम फिजिक्स है जो आपकी मॉडर्न फिजिक्स है, उसके बारे में भी आप क्या है 12th में पढ़ोगे। ठीक है, हमारी जो क्वांटम फिजिक्स आएगी वो भी हम 12th में पढ़ेंगे। अब मैकेनिक्स की अगर बात करूं तो मैकेनिक्स में क्या आ जाता है, जैसे कार की मोशन है या किसी ऑब्जेक्ट की मोशन हो गई, ठीक है, रॉकेट प्रोपल्शन हो गया, रॉकेट का फिनोमिना, जिस फिनोमिना पे रॉकेट काम करता है। उसके बाद फ्रिक्शन आ गया, फ्रिक्शन के बाद व्हील रोटेशन हो गई। इसके बाद हमारा मोशन ऑफ प्लैनेट्स आता है, मोशन ऑफ प्लैनेट्स। ठीक है, और इसके बाद एक बहुत ही फेमस टॉपिक है इसका, बेंडिंग ऑफ रोड। ये एक आ गया, साउंड वेव आ गई। तो ये सारी हम मैकेनिक्स के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर थर्मोडायनेमिक्स की बात करूं तो थर्मोडायनेमिक्स में आपका आ जाएगा हीट इंजन आ जाएगा। हीट इंजन के बाद आपका इसके अंदर आ जाता है टेम्परेचर आएगा। ठीक है, टेम्परेचर के बाद इसके अंदर आपका जो है वो आ जाता है स्पॉन्टेनियसली, जो इक्वेशन हमारी जो चेंजेस होते हैं स्पॉन्टेनियसली वो कैसे होते हैं, स्पॉन्टेनियस जो लगातार हमारे स्पॉन्टेनियस जो लॉज हो रहे हैं, जो चेंजेस आ रहे हैं वो किस तरीके से आ रहे हैं। रेफ्रिजरेशन है, ये सब हमारी थर्मोडायनेमिक्स थी। और भी ऐसे टॉपिक्स हैं हमारे पास जो इसमें आएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या है, चार्ज आ जाएगा। चार्ज के बाद हमारा चार्ज फील्ड है। उसके बाद हमारा करंट है, करंट में हमारा एसी डीसी करंट आ गया। मैग्नेट है, मैग्नेट के बारे में हमने पढ़ा है 10th में, मैग्नेट है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इसी तरीके से हमारी ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स में सारी क्या आएगी, लाइट आ गई, मिरर आ गया, मिरर के बाद लेंसेज हैं, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, वो सारी क्या है इसमें आ जाएंगी। ये सब आप लोग उसमें पढ़ोगे, 12th के अंदर पढ़ोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स। उसके बाद अगर मॉडर्न फिजिक्स की बात करूं तो मॉडर्न फिजिक्स में आपके पास एटम आ जाएगा, एटम का नेचर आ जाएगा, एक्स रेज आ जाएंगी। अगर मैं मॉडर्न फिजिक्स की बात करूं तो उसके अंदर आपका क्या है, एटम आएगा, एटम का नेचर इस तरीके का होता है उसमें। उसके बाद आपके पास एक्स रेज हो जाएंगी, न्यूक्लियस होएगा, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ोगे आप लोग। सेमीकंडक्टर्स हैं, उनके बारे में आप लोग मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ोगे। ठीक है, ये चीजें क्या है, ये स्कोप है फिजिक्स का, यानी कि फिजिक्स को स्कोप के हिसाब से जो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। माइक्रोस्कोपिक में आप क्या पढ़ते हो और मैक्रोस्कोपिक में आप क्या पढ़ोगे। ठीक, क्लियर है ये बातें, जो जो टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़ने हैं। और इनसे और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ये एक ओवरव्यू था आपके लिए, तो आज के लिए आई थिंक इतना बहुत है। आप लोग इसको देख लीजिए वीडियो को, और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें आगे वीडियोस के लिए। ठीक है, होप फॉर द बेस्ट, बाय।